हेलो 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 दोस्तों, एक बार फिर मैं सिद्धार्थ आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में करियर भाई में। दोस्तों, टाइटल आपने पढ़ ही लिया होगा। आज हम बात करने वाले हैं कि अकाउंटेंट के लिए अगर आपको सीवी बनाना है, अकाउंटेंट के जॉब के लिए आप सीवी बना रहे हैं, तो एज अ फ्रेशर के तौर पर आपको सीवी में कौन सी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, और अगर आप एक एक्सपीरियंस्ड आदमी हैं जो कि अब हायर पोजीशन के लिए एक बेटर पैकेज के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपके रेज्यूमे के अंदर कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, इन सभी का एक पूरा ब्यौरा मैं आपके सामने रखने वाला हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, और अगर आपको ऐसे ही अलग अलग फील्ड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए, उनकी सैलरीज के बारे में जानना है, उनके जॉब प्रोफाइल्स के बारे में जानना है, तो दोस्तों बिल्कुल सही जगह पर आए हुए हैं। अगर आपको बाहर के देशों में जा कर के नौकरी करनी है, उसकी प्रोसीजर जाननी है, तो वो भी आपको इसी चैनल के ऊपर देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों फटाक से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सारे इंपॉर्टेंट वीडियो इसी चैनल के ऊपर आ रहे हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों कई मैंने यहाँ पर कमेंट्स पढ़े हैं। मैंने अपना पहला वीडियो भी इसी के ऊपर बनाया था कि अकाउंटेंट का जॉब क्या होता है और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या मैं तो ऊपर आई बटन में डाल दूंगा। तो वो वीडियो जो है वो भी आप देख सकते हैं, जिसके अंदर आप जानेंगे कि उसकी जिम्मेदारियाँ क्या होती है। अब आते हैं मेन मुद्दे के ऊपर कि अगर आप एक फ्रेशर हैं तो आपको अकाउंटेंट के लिए जॉब चाहिए, तो आपके सीवी के अंदर कौन सी चीज़ें होनी चाहिए। तो जाहिर सी बात है, आप एक फ्रेशर हैं तो आपके पास कोई एक्सपीरियंस ज़्यादा है नहीं, तो आपको आपके एजुकेशन के ऊपर, आपके सर्टिफिकेशंस के ऊपर ज़्यादा फोकस रखना है। तो आप शुरुआत आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड से करेंगे, लेकिन उससे भी ऊपर क्या करेंगे कि एक लेफ्ट हैंड कॉर्नर में जो है वो आप आपका नाम लिखेंगे, ब्रीफ में लिखेंगे कि आप कहाँ से हैं। उसके नीचे आपके सारे कॉन्टैक्ट डिटेल होंगे, आपका मोबाइल नंबर और आपका ईमेल आईडी। राइट हैंड कॉर्नर में आपका फोटोग्राफ होगा। उसके नीचे आपको सबसे पहले लिखना है माय करियर गोल या माय प्रोफेशनल गोल। उसके अंदर आपको वो सारी चीज़ें लिखनी है जिससे कि आपका जो रिक्रूटर है वो कन्विंस हो जाए कि आप उस जॉब के लिए बिल्कुल बेस्ट कैंडिडेट हैं। इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक आपको बताता हूँ। तो जनरली लोग क्या करते हैं कि जॉब सर्चिंग वेबसाइट के ऊपर जॉब्स ढूंढते हैं। तो मान लीजिए किसी कंपनी का जॉब आपको अच्छा लगा, आप उसका पूरा जॉब डिस्क्रिप्शन पूरी तरीके से पढ़ लीजिए, बिल्कुल अच्छे से वर्ड टू वर्ड, और उसकी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं ये भी पढ़ लीजिए। उसके अंदर के कीवर्ड्स को निकालिए। कीवर्ड्स को मतलब क्या है कि उनके जो कुछ मेन फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि उन्होंने लिखा है कि हमें एक बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइज काम करने वाला आदमी चाहिए, या हम कहें कि अटेंशन टू डिटेल देने वाला आदमी चाहिए, शुड बी गुड विथ नंबर्स। ऐसी सारी चीज़ें जो है वो लिखी जाती हैं। तो इन चीज़ों को आप अलग कागज़ के ऊपर अपने लिख के रखिए, जो कि आपको इम्पॉर्टेंट वर्ड्स लगते हैं। और ये जो वर्ड्स हैं वो आपके पूरे रेज्यूमे के अंदर जहाँ पर आपको ठीक लगता है, जहाँ पर वो सेंटेंस के साथ बिल्कुल ठीक जाता है और अच्छा मतलब बनाता है, ऐसे ऐसे जगहों पर इन शब्दों को जो है वो पिरो देना है। तो इससे क्या होगा कि जो कीवर्ड्स उन्होंने लिखे हुए हैं, जो उनके मन में है, वही वो पेपर के ऊपर पढ़ेंगे तो उनको ऐसा लगेगा दिस इज़ अ मैच, यानी कि यही आदमी जो है वो बेस्ट है। तो ये जो पहली लाइन आप लिखते हैं करियर गोल वाली, वो बहुत ज़्यादा क्रूशल हो जाती है, क्योंकि ये पहली लाइन जो है वो आपके बारे में एक हम कहें कि इंट्रोडक्शन देती है, आपका एक इमेज बनाती है। तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लाइन आपको यहाँ पर लिखनी है कि आपका गोल क्या है, आप क्या करना चाहते हैं, इस फील्ड में आप क्यों आए हुए हैं, और इस कंपनी के साथ काम क्यों करना चाहते हैं। तो ये आपको जो है वो एक 2-3 लाइंस में जो है वो प्रिसाइज लिखना है। इसके बाद आपका जो है वो पूरा एजुकेशनल बैकग्राउंड लिखेंगे। तो जाहिर सी बात है कि जो अकाउंटिंग से रिलेटेड ज़्यादा एजुकेशनल बैकग्राउंड है वो पहले आएगी, यानी कि आपने कहाँ से ग्रेजुएशन की है, आपने एमबीए इन फाइनेंस किया है, एमबीए इन अकाउंट्स किया हुआ है, तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर लिखनी है। आपके परसेंटेज कितने रहे हैं। इसके बाद आपने यहाँ पर 12वीं कहाँ से की है, 10वीं कहाँ से की है, फिर स्कूल के दिन वगैरह, ये सारी चीज़ें। इसके बाद आपको जो क्वालिटीज़ आप लिखते हैं, यानी कि एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ तो खैर जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं उनके लिए उनके सीवी में जाएगा, लेकिन आप भी ये कह सकते हैं कि क्वालिटीज़, कि मेरे अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं। तो उसके अंदर एक चीज़ ज़रूर लिखिएगा कि आई एम वेरी गुड विथ नंबर्स, क्योंकि कोई भी आदमी अगर किसी को भी अकाउंटेंट का जॉब देता है
तो जाहिर सी बात है कि उस आदमी का आंकड़ों का ज्ञान बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, बहुत बेहतरीन होना चाहिए। तो ये चीज़ आप आपके सीवी के अंदर ज़रूर लिखें। इसके बाद लिखें कि यहाँ पर जो है वो मेरा अटेंशन टू डिटेल काफ़ी है, क्योंकि ये काम में अचूकता बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो आदमी बिल्कुल प्रिसाइज और छोटे छोटे डिटेल्स की तरफ ज़्यादा ध्यान देगा, वो काम में चूक कम करेगा। तो इसकी वजह से ये चीज़ भी आपको लिखनी होगी। इसके अलावा अकाउंटिंग के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनके बारे में भी आप ज़रूर लिखिएगा उसके अंदर, कि कैसे कैसे कॉन्सेप्ट्स आप अच्छे तरीके से समझते हैं और कैसे सारे कॉन्सेप्ट्स का आपने बिल्कुल अच्छे तरीके से अभ्यास किया हुआ है। इसके अलावा आपके एक एसेट के तौर पर आप ये भी लिख सकते हैं कि आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कैसे हैं और आपके ऑर्गेनाइजेशन और कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे अच्छे हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि अकाउंटेंट का काम सिर्फ यहाँ पर सारा लेखा जोखा रखना इतना ही नहीं होता है, बल्कि यहाँ पर कई बार उनको थोड़ा बहुत प्रेजेंटेशन वगैरह भी देना पड़ता है। तो इसकी वजह से यहाँ पर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी ज़्यादा काम में आते हैं। और साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स जो है वो आपको लगेगा कि ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स और एक्चुअल में जो काम कर रहा हूँ इसके अंदर क्या कोरिलेशन है। तो कोरिलेशन है, जो आदमी अपनी डे टू डे लाइफ में भी सारी चीज़ें बिल्कुल ऑर्गेनाइज तरीके से करता है, वो जाहिर सी बात है कि अपना काम भी बिल्कुल ऑर्गेनाइज तरीके से करेगा। यानी कि उसके काम में कहीं भी जो है वो कहीं गलती है या डाटा को बिल्कुल गंदे तरीके से स्टोर किया हुआ है, डाटा मिल नहीं रहा है, या जो भी कोई हिसाब किताब किए हुए हैं वो ठीक तरीके से नहीं किए हैं, किसी की टोटल कहीं पर लिख दी है, किसी और चीज़ की टोटल कहीं और लिख दी है। तो ये चीज़ जो है वो आपको वहाँ पर एक बहुत लेस डिज़ायरेबल कैंडिडेट बनाती है। तो इसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा आपने अगर कोई कंप्यूटर का वगैरह कोर्स कर रखा है तो वो भी ज़रूर आप वहाँ पर बता सकते हैं। अकाउंटिंग के लिए कुछ सॉफ्टवेयर्स भी आते हैं, तो उनका आपको कितना ज्ञान है ये भी आप उसी रेज्यूमे के अंदर लिख दीजिएगा, तो ज़्यादा और आपका रेज्यूमे जो है वो स्ट्रॉन्ग बनने वाला है। तो दोस्तों, अगर आप एक फ्रेशर हैं तो जाहिर सी बात है कि आप कंफ्यूज रहेंगे कि किस तरीके से मैं इसका लेआउट बनाऊं, किस तरीके से मैं एक अपने रेज्यूमे को बिल्कुल क्रिस्प रखूं। 1 पेज ही अगर आपको रेज्यूमे रखना है, 1 to 2 पेज, तो उसको मैं कैसे ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन को कम से कम स्पेस में जो है वो डाल सकता हूं। क्योंकि क्या है कि बहुत बड़ा रेज्यूमे अगर आप देंगे, 3 पन्ने 4 पन्ने, तो लोग वहाँ पर पढ़ने के लिए नहीं बैठे हुए हैं, वो एक ब्रीफ नज़र डालते हैं। और जब भी वो एक ब्रीफ नज़र डाल रहे हैं उसके अंदर ही उनको जो चाहिए वो चीज़ें उनके नज़र में पड़नी चाहिए, जिसकी वजह से जो कीवर्ड्स वाला पॉइंट मैंने आपको बताया वो भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो अगर आपको एक टेम्पलेट ही चाहिए तो मैं कहता हूं कि आप जो है वो गूगल डॉक्स डाउनलोड कर लीजिए। गूगल डॉक्स के अंदर जो है एक बेसिक रेज्यूमे का टेम्पलेट जो है वो आपको मिल जाता है। इसके अंदर कुछ नहीं करना होता है, सारी चीज़ें जो है वो पहले से ही होती है। एक फॉर्म जैसे आप भरते हैं ना, वैसे ही आपको जो है वो भरना है। एक हम कहें कि एक टेस्ट के तौर पर आपको रेज्यूमे दिखाया जाता है और उसको आप एडिट भी कर सकते हैं। यानी कि उसके अंदर जो इन्फॉर्मेशन डली हुई है उसको डिलीट बटन दबाइए, अपनी इन्फॉर्मेशन उसके अंदर भर दीजिए। आपको जो टाइटल चाहिए वो आप वहाँ पर डाल सकते हैं, लेकिन वो जो बिल्कुल आर्टिस्टिक फॉर्म में बिल्कुल एक के नीचे एक, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको गूगल डॉक्स के अंदर पहले से ही बनी बनाई मिल जाएंगी। उसको आप बना लीजिए, उसको सेव कर लीजिए, उसका प्रिंट आउट निकालिए, आपका जो रेज्यूमे है वो बिल्कुल तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों, इस तरीके से जो है वो आप एक फ्रेशर के लिए सीवी बना सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर कि कोई एक्सपीरियंस आदमी है जो कि एक हायर पोजीशन के लिए एक अच्छे पैकेज के लिए अप्लाई कर रहा है, तो उसका रेज्यूमे जो है वो अलग तरीके से बनना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो यहाँ पर ये आती है कि अगर आप एक एक्सपीरियंस आदमी के तौर पर या एक्सपीरियंस अकाउंटेंट के तौर पर एक सीवी राइट कर रहे हैं, तो सबसे पहली बात, जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसके स्किल्स और आपके स्किल्स मैच करते हैं या नहीं, ये सबसे पहली बात देख लीजिए। तो यहाँ पर भी जो दोस्तों बात काम में आती है, वो जो मैंने फ्रेशर्स के लिए बताई वही बात यहाँ पर भी काम में आती है कि कीवर्ड्स ढूंढिए। जो सामने वाले ने अपने जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है वो स्किल्स आपसे मैच करती हैं। अगर है तो ये जो स्किल्स वाला सेक्शन है इसके अंदर वही कीवर्ड्स का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए। क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा कि वो बस एक ग्लांस डालते हैं, एक बार बस आपके वहाँ पर रेज्यूमे को देखते हैं, एक बार उन्होंने रेज्यूमे देख लिया, उनके अंदर जो है वो उनको जो चाहिए वो स्किल्स उनको दिख गए, दे आर एक्चुअली इंटरेस्टेड इन यू इंस्टेंटली।
तो इसकी वजह से उन कीवर्ड्स का ज़रूर ध्यान रखें। तो ये जो कीवर्ड्स का मैंने आपको बताया, तो ये आपके करियर ऑब्जेक्टिव अगर आपने लिखा हुआ है, वैसे तो लिखने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि आप एक एक्सपीरियंस है, आप जानते हैं आप कहाँ पर जाना चाहते हैं, उसी की वजह से आपने सोच समझ करके उस पोजीशन के लिए अप्लाई किया हुआ है। लेकिन फिर भी अगर आप ऐड करना चाहें तो ज़रूर कर सकते हैं। उसके अंदर कीवर्ड्स का इस्तेमाल कीजिए, स्किल्स वाले सेक्शन में इस्तेमाल कीजिए। आपकी जो अकम्पलिशमेंट्स हैं, यानी कि आपको एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला है, दूसरे किसी संस्था की तरफ से अवार्ड मिला है, बाहर के कोई अवार्ड्स मिले हैं, उनको जॉट डाउन करते वक्त उनके जो कीवर्ड्स हैं वो भी उसके अंदर इस्तेमाल कीजिए। फॉर एग्जांपल, हमें एक ऐसा आदमी चाहिए जो कि नंबर्स के साथ काफ़ी अच्छा है। सो कमिंग टू द पॉइंट, आई एम वेरी गुड विथ नंबर्स एंड बिकॉज ऑफ दैट आई रिसीव दिस अवार्ड। तो कुछ इस तरीके से जो है वो आप उन शब्दों को जो है वो पिरो सकते हैं आपके सेंटेंसेस के अंदर। इसके बाद आपका जो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है उसके ऊपर आपको ज़्यादा फोकस देना है, और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपके आखिर में आएंगे, क्योंकि यहाँ पर जब आप किसी हायर पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं और एक एक्सपीरियंस आदमी के तौर पर अप्लाई कर रहे हैं, तो वो लोग ये मान के चल रहे हैं कि आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो पूरा है, जिसकी वजह से ही आप कहीं ना कहीं पहले काम कर रहे थे और अब उस पोजीशन के लिए काम करना चाहते हैं, उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो इसकी वजह से आपका एक्सपीरियंस सबसे पहले आएगा और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बाद में आएगा। वहीं पर फ्रेशर के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस रहेगा, और क्योंकि उसका एक्सपीरियंस कम है तो वो आखिर में लिखेगा। और एक्सपीरियंस लिखते वक्त भी कैसे लिखना है कि आपका जो करंट पोजीशन है उसके बारे में सबसे पहले लिखिएगा। उसके नीचे लिखिएगा कि उस जॉब के अंदर आपको कौन से जो है वो जिम्मेदारियों का निर्वहन करना पड़ता है, उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लिखिए। उसके अंदर भी कुछ इस तरीके के वाक्य लिखिए जो कि जो रिक्रूटर है आपका उसको बिल्कुल फर्स्ट ग्लांस में ही वहाँ पर बिल्कुल इम्प्रेस कर जाए। कुछ ऐसी चीज़ें जो कि अभी इस जॉब के लिए ज़रूरी होंगी, तो आपको सामने वाले को ये महसूस कराना है कि जो चीज़ें आप करवाना चाहते हैं मुझसे वो मैं पहले कर चुका हूँ, मेरे पहले जॉब का भी ये हिस्सा रह चुका है, यानी कि मुझे वो काम करने का भी एक्सपीरियंस है। उसके बाद आप लिखेंगे कि आपको कौन से अकम्पलिशमेंट्स हैं आपके, यानी कि कोई अवार्ड मिला है, कहीं कॉलेज में आप फर्स्ट आए हुए थे या यूनिवर्सिटी में फर्स्ट आए हुए थे, तो ये सारी चीज़ें आप बिल्कुल लास्ट में लिखेंगे। इसके आखिर में जो है आपने कोई अगर इसके लिए एडिशनल कोर्सेज़ किए हुए हैं तो उसके बारे में भी आप वहाँ पर लिख सकते हैं। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से जो है वो अकाउंटेंट के जॉब के लिए दो अलग तरीके के रेज्यूमेज आपको कैसे लिखने हैं इसके बारे में आज हमने जाना है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। आपको वीडियो कैसा लगा है और आगे कौन से विषयों के ऊपर आपको वीडियो देखना पसंद होगा ये मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके भी ज़रूर बताएं।